Hello everyone, myself Mokshita Suryavanshi and I am pursuing my Masters in Biotechnology from DAVV University. Today we are going to discuss the construction of a physical and genetic mapping. So हम बात करें द प्रोसेस जो होती है किसी भी जीन को किसी क्रोमोसोम पे लोकेट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम मैपिंग कहते हैं, ठीक है। हमारा जो इसमें मेन पर्पस होता है कि हम ये करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हमें किसी भी जीन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करनी होती है किसी भी क्रोमोसोम पे, उसका किसी दूसरे जीन से उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का उसे फाइंड करना होता है ताकि हम उसका रोल पता कर सकें और आगे उस नॉलेज को यूज़ करके इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोड्यूस करने में हम यूज़ कर सकें, ठीक है। जीनोम मैपिंग एक इज सिंपली लाइक क्रिएटिंग अ मैप ऑफ क्रोमोसोम। इसका जो हमारा जो मेन गोल होता है जीनोम मैपिंग का, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोकेशन ऑर्डर और डिस्टेंस जो होता है जीन्स के बीच में उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसका जो फ्रेमवर्क है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी और जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को, जीन फंक्शन को और इनहेरिटेंस पैटर्न्स जो होते हैं प्लांट्स में उनको स्टडी करने के लिए। जेनेटिक मैपिंग जो जीनोम मैपिंग जो होती है मेजरली दो टाइप की होती हैं, एक होती है जेनेटिक और लिंकेज मैपिंग और दूसरी होती है फिजिकल मैपिंग, ठीक है। जेनेटिक मैपिंग जो होती है वो हमें ऑर्डर और डिस्टेंस बताती है जीन्स का और डीएनए मार्कर्स का किसी भी क्रोमोसोम पे। ये एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस पे बेस्ड नहीं होती है, बट ये हमें ये इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि कोई से भी दो जीन है वो कितने ऑफनली इनहेरिट हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो भी साथ में रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो कितने ज़्यादा ऑफनली इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें इसका जो प्रिंसिपल होता है ये प्रोसेस होती है क्रॉसिंग ओवर, उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो कि मियोसिस के ड्यूरिंग होती है, इसमें क्या होता है कि अगर दो जीन्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, वो क्रोमोसोम पे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेस चांस होगा कि वो क्रॉसिंग ओवर में कि वो दोनों सेपरेट हों, और चांसेस ज़्यादा यही होंगे कि वो नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ में इनहेरिट हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज में प्रेजेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अगर वो दूर प्रेजेंट होंगे तो क्रॉसिंग ओवर में चांसेस हो सकता है कि वो बहुत ऑफनली सेपरेट हो जाए, इसलिए। और जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताती है कि दो जीन्स कितने ज़्यादा पास में और कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यूनिट यूज़ करते हैं सेंटीमॉर्गन। 1% रिकॉम्बिनेशन जो होता है ना 1 सेंटीमॉर्गन को डिनोट करता है। ये कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं, ये जेनेटिक डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन जेनेटिक मैप का, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ना सिलेक्शन करते हैं पेरेंट्स का और मैपिंग पॉपुलेशन को डेवलप करते हैं। हम एग्जांपल के लिए हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट प्लांट्स लेते हैं। जैसे एग्जांपल कि हमने एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट ले लिया, या फिर हमने एक डिजीज रेजिस्टेंट और एक ससेप्टेबल प्लांट ले लिया, ठीक है। अब जब हमने इसको क्रॉस करवाया ताकि हमें एक मैपिंग पॉपुलेशन मिल सके, ठीक है। हमने इनको क्रॉस करवा के हमने मैपिंग पॉपुलेशंस क्रिएट की। कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं मैपिंग पॉपुलेशन के, वो F2 पॉपुलेशन हो सकता है, बैक क्रॉस हो सकता है, या रिकॉम्बिनेंट इनब्रिड लाइंस होते हैं। RILs ये पॉपुलेशन होती है जिसमें हम F1 जनरेशन जो है उसकी कई जनरेशन तक, 6 से 7 जनरेशन तक हम उसकी सेल्फिंग करवा के जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम RILs कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं। DNA एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि हम ये यंग लीफ सैंपल्स को हम कलेक्ट करते हैं मैपिंग पॉपुलेशन से। इसको हम कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि जो हमने कलेक्ट करे हुए यंग लीफ सैंपल्स हैं
उनको हम क्या करेंगे कि उसका जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट हम ना फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे यंग लीफ सैंपल्स में से। तो इसके लिए ना 2 मेथड्स होती हैं, हम 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, सीटेम मेथड या फिर हम यूज़ कर सकते हैं डीएनए आइसोलेशन किट। इन दोनों के थ्रू हम जो डीएनए है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम बात करें तो हम ना इसमें डीएनए की जो क्वालिटी है उसको चेक करेंगे एगरोस जेल पे, क्योंकि अगर हम कोई सा भी डीएनए यूज़ करें अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, और वो हमारा जो रिज़ल्ट है उसे भी ख़राब करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, हम उसमें एगरोस जेल पे हम उसे रन करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डीएनए का सैंपल, अगर डीएनए का बैंड क्लियर और इंटैक्ट है, इसके मतलब हमारा जो डीएनए का सैंपल है वो हाई क्वालिटी यील्ड देगा, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है मार्कर सिलेक्शन और जीनोटाइपिंग। इसमें क्या करते हैं कि पूरे जीनोम में बहुत सारे जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं, हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं। उनको ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल डीएनए सीक्वेंस होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं SSR, SNP, RFLP। अब हम क्या करते हैं कि हम ना इसमें PCR करते हैं, PCR या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं ताकि हम इसमें वेरिएशन को डिटेक्ट कर सकें। हम इसमें हम इसको इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम इनसे ना जो वेरिएशन है इतने इंडिविजुअल्स में जो इन मार्कर्स में जो वेरिएशन होगा उसे डिटेक्ट कर सकें। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोटाइपिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी स्पेसिफिक वर्जन्स होते हैं हर मार्कर के, हर इंडिविजुअल प्लांट के लिए, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका लिंकेज एनालिसिस करते हैं। लिंकेज एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जितने भी जीनोटाइप्स होते हैं इन सभी मार्कर्स के पूरे एंटायर पॉपुलेशन में हम उसको कंपेयर करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होते हैं उसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी पॉसिबल पेयर्स ऑफ मार्कर्स होते हैं उनके बीच की जितने भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस देन 50% आती है, इसका मतलब होता है कि वो लिंक्ड है, वो सेम क्रोमोसोम, वो सेम क्रोमोसोम पे पास में प्रेजेंट है, ठीक है। और मार्कर्स जो कि लिंक्ड जो मार्कर्स लिंक्ड होते हैं उनको हम साथ में ग्रुप करते हैं, जिन्हें हम लिंकेज ग्रुप्स, हम उन्हें साथ में लिंक करते हैं, ठीक है। उसको हम लिंकेज ग्रुप्स कहते हैं। हर लिंकेज ग्रुप जो होता है वो हर एक क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद हम मैप कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैप कंस्ट्रक्शन में हम कुछ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि जॉइन मैप हो गया, मैप मेकर हो गया या फिर RQTL हो गया, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, लिंकेज ग्रुप्स को लेते हैं और ये इनका करेक्ट ऑर्डर मार्कर्स होते हैं हर ग्रुप में, उनका जो करेक्ट ऑर्डर रहता है उसको डिटरमाइन करते हैं। और जो फाइनल डिस्टेंस होता है उनके बीच का, उसको सेंटीमॉर्गन में कैलकुलेट करते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो लिंकेज मैप होता है, जो हमें रिलेटिव पोजीशंस और डिस्टेंस बताता है हर मार्कर्स की। वो हमें रिलेटिव पोजीशन और डिस्टेंस बताता है मार्कर्स के हर क्रोमोसोम पे, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका जो एडवांटेज होता है वो ये हमें हेल्प करता है जीन्स को लोकेट करने के लिए, जो कि कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक ट्रेट्स को, ये ब्रीडिंग प्रोग्राम को सिंप्लीफाई कर देता है। और ये QTL मैपिंग के लिए एज अ फाउंडेशन वर्क करता है। अब अगर हम बात करें फिजिकल मैपिंग की तो, और इसका जो एग्जांपल है ये एक मेज में भी होता है। इसका अगर हम देखें फिजिकल मैप,
अब हम अगर फिजिकल मैप की बात करें तो फिजिकल मैप जो है वो जेनेटिक मैप से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्चुअल पोजीशंस बताता है जीन्स की, मार्कर्स के डायरेक्टली डीएनए पे। ये जो होता है यह डिस्टेंस बेस पेयर्स में मेजर करता है, जिससे हमें एक हाई प्रिसाइजली रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और ये हमें बेस पेयर लेवल रिजोल्यूशन देता है, जिससे हम जीन्स को प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड अ हाईली एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस पेयर। ये हमें एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और फिजिकल लोकेशंस की, जीन्स के फिजिकल लोकेशन की किसी भी डीएनए स्ट्रैंड पे। इसका जो स्टेप है, इसके स्टेप्स में है कि फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका फ्रेगमेंटिंग का होता है। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड होता है उसको हम क्लीव करके शॉर्ट मतलब लॉन्ग ही रहते हैं बट उसको मैनेजेबल फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं, मैनेजेबल फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं। इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज़ करके हम इसको ऐसे कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को क्लीव करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स पे या सीक्वेंस पे। वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को और उस जगह पे जाके फिर कट करते हैं। इसके बाद हम फ्रेगमेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हमने अभी जो फ्रेगमेंट्स अब हमें मिले होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं ताकि हमें जो हमें ऐसे सेक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर सके जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मार्कर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक डीएनए मार्कर्स होते हैं जैसे एसटीएस हो गया, ईएसटी हो गया, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें और करेक्टली ओरिएंट कर सके उन फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद हम असेंबलिंग करते हैं मैप की। तो जो हमारे पीसेस जो होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स के, हम इनको जो ओवरलैप पीसेस होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स के, फ्रेगमेंट्स के हमारे पास, हम उनको साथ में लाके उनको करेक्ट ऑर्डर में असेंबल करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें कुछ मेथड्स को इसमें क्या होता है कि हम इसमें फिजिकल अरेंजमेंट होता है ओरिजिनल डीएनए की, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ऑप्टिकल मैपिंग हो गया। ये ऑप्टिकल मैपिंग हमें हेल्प करती है विजुअलाइज करने में, फ्रेगमेंट्स को और उनके मार्कर्स को विजुअलाइज करने में। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंबाइन करता है एक मैप, उसको मैप में कंबाइन करता है। ठीक है, और हमें कुछ लार्ज डीएनए स्ट्रेचेस मिलते हैं जिन्हें हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। हाँ, और जो फिजिकल मैपिंग है इसके जो एडवांटेजेस होते हैं, ये हाई रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी देती है और ये एग्जैक्ट पोजीशन बताती है जीन्स की, और ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स और इनके लिए भी क्रूशियल होती है, और ये मैप बेस्ड क्लोनिंग और फंक्शनल जीनोमिक्स जैसे टेक्निक्स के लिए एसेंशियल होती है। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये ओराइजा सटाइवा का। तो रिसर्चर्स ने इसको लेके काम किया था कि जो बैक्टीरियल ब्लाइट एक डिजीज़ थी। इसमें क्या होता है कि ये राइस की जो यील्ड थी उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रही थी। तो साइंटिस्ट को ये पता था कि एक जो जीन है XI21, वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसकी रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी इसमें है, बट उन्हें उसकी लोकेशन नहीं पता थी। तो जेनेटिक मैपिंग और फिजिकल मैपिंग को यूज़ करके उन्होंने इसका एक मैप क्रिएट किया था जिससे उन्हें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चली थी, और उसको यूज़ करके फिर उन्होंने इस डिजीज़ के रेजिस्टेंस में काम किया था राइस में, और ये हमें ये हेल्प करती है। और ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना में अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि हम ये जो फिजिकल मैप है
इससे हमें पूरा जो फुल जीनोम सीक्वेंस है उसको स्टडी करने में या उसको डिटेक्ट करने में हमें हेल्प मिली थी। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस यही है जो अभी हमने डिस्कस किए कि ये हेल्प करता है जीन कंट्रोलिंग ट्रेट्स को लोकेट करने के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, लिंकेज रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और सपोर्ट करता है QTL मैपिंग को। और इसका फिजिकल मैपिंग का जो एडवांटेज है वो यही है कि वो एग्जैक्ट पोजीशंस बताता है हमें जीन्स की, सपोर्ट करता है जीनोम सीक्वेंसिंग को, हाई रेजोल्यूशन और एक्यूरेसी देता है, यूज़फुल होता है मैप बेस्ड क्लोनिंग के लिए, और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है, और एसेंशियल है फंक्शनल जीनोमिक्स में। इसका जो एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका एप्लीकेशन है जेनेटिक मैप का कि जीन कंट्रोलिंग ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, QTL मैपिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की स्टडी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और ब्रीडिंग के कोर कलेक्शन को भी बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और फिजिकल मैपिंग का जो एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इसका ये है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल वेरिएशन का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम जेनेटिक मैप्स के साथ इंटीग्रेशन करके हम पूरे क्रोमोसोम का जो लोकेशन है, जीन्स की लोकेशन है, उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, और जीन फैमिलीज और रिपीट्स का हम डिटेक्शन कर सकते हैं, और जीनोम असेंबली और एनोटेशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।